तो आज हम लोग तो करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं और जूलॉजी का ये सेकंड चैप्टर है। ये जूलॉजी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो चालू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग ने अभी तक कौन सा चैप्टर पढ़ा? अभी हम लोग ने पढ़ा चैप्टर जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जिसका नाम क्या था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन था जिसका नाम। यस सर। इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा? इसमें हम लोग ने हमारी बॉडी में प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं? तो आंसर है यस। आंसर है यस। क्योंकि मेल की बॉडी में जब एक मेल होता है, जब ये फीमेल होती है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, तो उनकी बॉडी में जो उन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, हाँ कि ना? यस सर। और वो आते किस नाम से? वो आते हैं कहीं ना कहीं इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के निकले हुए हार्मोन से ही, हाँ कि ना? जैसे मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन से आते हैं। वो निकलता कहाँ से? वो टेस्टिस से निकलता है। और टेस्टिस है क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाँ कि ना? यस सर। ये हमारी बॉडी का भी पार्ट है। तो क्या इसका ख्याल रखना हमें जरूरी है? क्या इसका ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी है? क्या इसका ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी है? क्या इसका ख्याल रखना चाहिए हमें? तो ऑब्वियस सी बात है, यस सर। आप अपने किसी चीज के लिए अपनी बॉडी को थोड़ी बर्बाद करोगे, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो ये अपनी बॉडी का ख्याल रखना ही तो हेल्थ है। आपकी बॉडी का कंडीशन क्या है, वही तो हेल्थ है। वही तो आपका हेल्थ है कि आप हेल्दी हो कि नहीं। वही तो आपका हेल्थ है। वही तो आपका क्या है? हेल्थ है, हाँ कि ना? यस सर। अगर आप अच्छी स्टेट में हो मतलब आप हेल्दी हो, और बुरी स्टेट में हो तो बता देते हैं आप जो है हेल्दी नहीं हो, अनहेल्दी हो। तो सर मैंने अभी बोला कि आप अच्छी स्टेट में हो, या कि हेल्थ जो है वो एक कंपेरेटिव टर्म है। अगर आप नॉर्मल जैसे हो तो वो हेल्दी है। पर नॉर्मल को भी तो डिसाइड करने के लिए कुछ पैरामीटर्स लगते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर्स क्या हैं जिन्हें देख के मैं बोल सकता हूँ यार कि ये हेल्दी है, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, ये अनहेल्दी है? ये कैसे बोल सकूं? तो वो पैरामीटर्स कौन डिसाइड करेगा? तो आंसर क्या है? दुनिया में ह्यूमन पॉपुलेशन या किसी भी पॉपुलेशन जो दुनिया में कंट्रीज हैं, कंट्री मिल के एक संगठन बनाई हुई है जिसका नाम है यूएन, यूनाइटेड नेशन। जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक पार्ट है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये ह्यूमन से जुड़े कितनी जो भी हेल्थ के एस्पेक्ट में चीजें हैं, ह्यूमन के जो हेल्थ, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की लाइफ स्टाइल से जो उसकी बॉडी कंडीशन पे इफेक्ट कर लें, सब चीजों के ऊपर ये ध्यान देती है, हाँ कि ना? तो ये जो है ये एक अल्टीमेट बॉडी मान सकते हो कि यार कि कोई भी मेडिसिन आना है, कोई भी मेडिकल फील्ड में कुछ भी आना है, उसका वेरिफिकेशन यहाँ से होना चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो जो WHO है, जो WHO है उसने हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है। उसने हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है। उसने हेल्थ की क्या दी है? एक डेफिनेशन दी है। अब उसने हेल्थ के बारे में क्या बोला है? उसने हेल्थ के बारे में क्या बोला है? समझने की बात है। उसने हेल्थ की डेफिनेशन दी है कि आपको फिजिकली भी फिट होनी चाहिए आपकी बॉडी फिजिकली भी फिट होनी चाहिए, आप इमोशनली भी फिट होने चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। आप इमोशनली भी फिट होने चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। इवन आप बिहेवियरली भी फिट होने चाहिए। बिहेवियरली मतलब आपका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए, सभी के प्रति सम्मानदायी होना चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। बिहेवियर भी होना चाहिए। अगर आपका जो वो है अगर आप फिजिकली फिट हैं, इमोशनली फिट हैं, बिहेवियरली फिट हैं एंड सोशली फिट हैं, तब जाके आप क्या कहलाएंगे? तब जाके आप कहलाएंगे कि आप हेल्दी हैं। तब जाके आपको क्या बोला जाएगा? आप हेल्दी हैं, हाँ कि ना? यस सर। तब जाके आप हेल्दी हैं। यस सर। समझ में आई बात? अब अगर यहाँ पे मैं ख्याल किसका रख रहा हूँ? यहाँ पे मैं ख्याल रख रहा हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। यहाँ पे मैं ख्याल रख रहा हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का।
तो इनकी जो हेल्थ रहेगी वो क्या कहलाएगी? लिपोडक्टिव हेल्थ। इनकी जो हेल्थ रहेगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी लिपोडक्टिव हेल्थ। वो क्या कहलाएगी? लिपोडक्टिव हेल्थ। वो क्या कहलाएगी? लिपोडक्टिव हेल्थ कहलाएगी, हाँ कि ना? वो क्या कहलाएगी? लिपोडक्टिव हेल्थ कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो लिपोड अगर हेल्दी होने बॉडी की हेल्दी होने के लिए 4 एस्पेक्ट हैं कि आपको फिजिकली भी फिट होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए, बिहेवियरली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए। तो ये जो बात है, ये असल में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बात करते हैं, पर मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, फिजिकली फिट होना चाहिए मतलब पहले मैं बॉडी के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर यही 4 एस्पेक्ट इसमें भी लगेंगे, यही चारों एस्पेक्ट इसमें भी लगेंगे। पहले मैं बॉडी के हिसाब से बता रहा हूँ। आपकी जो बॉडी है वो फिजिकली फिट होनी चाहिए, ये बात तो पता है कि फिजिकली फिट होने का मतलब क्या है। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, मेल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, ये सब हो, ठीक है। इमोशनली भी फिट होना चाहिए मतलब जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो गई, वो माहौल कैसा है? वो माहौल है बता देते हैं दुखदायक माहौल है, वो क्या है? दुखदायक माहौल है। अब वहां पे आप बैठ के हंस लें तो क्या आप इमोशनली फिट है? आपको क्या बोला जाएगा? आपका दिमाग फिर गया है। तो जिसका दिमाग फिर गया है क्या वो हेल्दी कहलाता है? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। तो इमोशन जहां पे जैसे एक्सप्रेस होने चाहिए वैसे ही एक्सप्रेस हो, वैसे ही एक्सप्रेस हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कहीं पे तो कम हंसने तो आप ज्यादा हंस दिए, बहुत ज्यादा हंस दिए, वो मैटर नहीं करता। जहां पे जैसा इमोशन एक्सपेक्ट होना चाहिए वैसे ही आप बता देते हैं, बता देते हैं आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। दूसरा ये बात भी समझ में आई थी, इमोशनली फिट होने का मतलब क्या है कि आप इमोशन दिखा पा रहे हैं। जैसे कुछ लोग लेते हैं जिन्हें कुछ इमोशन शो यानी कुछ लोग लेते हैं जो कोई इमोशन नहीं शो करते। दूसरे कुछ लोग लेते हैं जो किसी एक इमोशन में ज्यादा शो करते हैं, मतलब मान लेते हैं कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव लेते हैं तो वो नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा शो करते लेते हैं। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता रहता है तो उनमें जो एंगल इश्यूज हैं वो ज्यादा लेते हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो वो इमोशनल अनफिटनेस है। अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर क्या है? बिहेवियर का हिंदी में पर्यायवाची होता है व्यवहार। बिहेवियर का हिंदी में मीनिंग या बोल सकते हो पर्यायवाची होता है व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ कैसा पेश आ रहे हैं, हाँ कि ना? यस सर। आपको दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना है, वो होता है बिहेवियरली फिट होना, वो होता है बिहेवियरली फिट होना। समझ में आया? अब पता चला स्कूल जा रहे हैं और वहां पे बुली कर लें, मेडिकल कॉलेज में आज भी बुली किया जाता है, तो वो बिहेवियर फिटनेस नहीं है, वो बिहेवियर अनफिटनेस है। उन लोग अनफिट हैं बिहेवियरली, हाँ कि ना? यस सर। अब आता है सोशली एक्सपेक्ट। सोशली एक्सपेक्ट मतलब यहाँ पे थोड़ी सी और बाहर जाते थोड़ी बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। क्या होता है, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो हम ऐसा सोसाइटी एक पूरा ग्रुप में रहते हैं। क्या ह्यूमन एक सोशल बीइंग है? आंसर है यस सर। क्या ह्यूमन बिना सोसाइटी के रह सकता है? तो आंसर है नहीं सर। तो ह्यूमन जो है वो एक सोशल बीइंग है। तो जब आप रहते हैं सोसाइटी में तो आप ऐसा आजकल लोगों में क्या आ गया कि हम अपना सोचेंगे। पहले क्या था कि ऐसा होल सोसाइटी सोचा जाता था, हाँ कि ना? यस सर। उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, यस सर। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, हाँ कि ना? पर ये जो है जो अभी की करंट सोच है उसकी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, हाँ कि ना? यस सर। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पुराने की, हाँ कि ना? आपको लग सकता है देखने से कि पुराने के नेगेटिव इम्पैक्ट आप तो ज्यादा फील हो रहे हैं, पर वो वैसा नहीं है। दूसरी बात, एज ए सोसाइटी ले लें तो क्या ऐसा सोसाइटी वो सोसाइटी ज्यादा अच्छी है जहाँ पे सब मिलजुल के कामली ले ले हैं, या वो सोसाइटी ज्यादा अच्छी है जहाँ पे लोग लड़ रहे हैं? आंसर है वो सोसाइटी जहाँ जो ताते थे हैं जहाँ मिलके रह रहे हैं। अब यहाँ पे मिलके रहने से ये मतलब नहीं है कि आप कोई गलती कर ले आप उसे बार बार माफ कर दे ले हो या उसकी गलती तो छुपा दे ले हो, और जो उसकी गलती सामने लाना चाह रहे आप उसी को ब्लेम कर रहे हो। ये नहीं होता, ये होती है अनफिट सोसाइटी। एक फिट सोसाइटी वो होती है जहाँ पे आप जो क्राइम कर रहे हैं उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, आप उसे सुधरने का मौका दे रहे हैं।
अब अगर वो क्लाइम कंटिन्यू करते जा रहे हैं तो आप उसके क्लाइम तो छुपा नहीं रहे हैं, आप उसके क्लाइम को सामने आने दे रहे हैं। आप उसके क्लाइम तो सामने ला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि यार ये है जो बदमाशी कर रहे हैं, ना कि ये लोग जिन्हें अभी तक हम लोग बता देते हैं कंटिन्यू पोकते रहे हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? समझ में आया कि अब सोसाइटी में जो बता देते हैं आप ग्रुप बना लिए अपना और कोई जो दूसरे के ऊपर अन्याय कर रहा है, दूसरे को मार काट रहा है, और आप उसकी हरकतों तो छुपा के जो मर कतल है उसकी हरकतों से दिखा रहे यार तेरे इस कारणवश मारा, तू तू ऐसा काम किया इसलिए मारा। ये थोड़ी होता है, ये अनफिट सोसाइटी का है। हाँ कि ना? तो आपके हेल्दी होने का मतलब क्या है? आप सोसाइटी में अच्छे से जी रहे हैं, आप दूसरे ह्यूमंस के प्रति आपका बिहेवियर अच्छा है, आप इमोशनली अच्छे हैं और बता देते हैं फिजिकली अच्छे हैं। ये होता है हेल्थ का मतलब WHO के हिसाब से। अब लिपोदक्टिव हेल्थ में भी मैं यही 4 एस्पेक्ट लगाऊंगा कि आपसे जो अब इन्हीं लाइन से लगाते जाएंगे यहीं पे और बात करते हुए जाएंगे। पहला जो है वो फिजिकली फिट होना होता है। पहला क्या होता है? फिजिकली फिट होना। फिजिकली फिट होना मतलब आपके जो लिपोदक्टिव ऑर्गन्स है वो फिजिकली सही से काम कर रहे हैं। मेल में पेनिस का इलेक्शन सही से हो रहा है, फीमेल में तादे दें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और भी अपना जो काम है फिजिकल काम है वो सही से कर रहे हैं, वो होता है फिजिकली फिट होना, वो होता है फिजिकली फिट होना। दूसरा, आप इमोशनली फिट हैं, लिपोडक्टिवली इमोशनली फिट हैं। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। जैसे फिट है मतलब समझने की बात है, आप इमोशंस में नहीं बहते चले जा रहे हैं, आप इमोशंस में नहीं बहते चले जा रहे लिपोडक्टिवली। जैसे जब एडोलेसेंस आती है तो उस समय टेस्टोस्टेरोन दिमाग में चलता है, तो हमें बहुत घमंड ये सब जो आने लगता है, या हमारे सर माथे में बड़ा गुस्सा लेने लगता है, ये इमोशनल अनफिटनेस है। हाँ कि ना? यस सर। तो अब तो इमोशनली फिट लेना है। तीसरी बात, आप तो बिहेवियरली फिट लेना है, आपको लिपोडक्टिव के एस्पेक्ट में, लिपोडक्शन के एस्पेक्ट में दूसरे के साथ अच्छे से लेना है। हाँ कि ना? यस सर। दूसरे के साथ अच्छे से लेना है। हाँ कि ना? यस सर। अगर आपको इंटरकोर्स करना है तो दूसरे से परमिशन लेनी है। हाँ कि ना? ये सर। और ये दोनों जेंडर के लिए है। हाँ कि ना? मेल फीमेल दोनों के लिए, जिसे भी इंटरकोर्स करना है अपोजिट के साथ, उसे वो लेना है, परमिशन लेना है। ठीक है। दूसरी चौथी बात क्या है? सोशली। आप सोशली अच्छे से हैं। हाँ कि ना? ये सर। सोशली वाला जो है ये आजकल नहीं चलता, ये आजकल तो कुछ और ही चलता है सोशली। आज की सोसाइटी सोशली फिट है ही नहीं, ये बात समझनी है। सोशली फिट होने का मतलब क्या है? लिपोडक्टिव के एस्पेक्ट में आप तो ऐसा सोसाइटी मिलजुल के लेना है और अच्छे से लेना है। इसी के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता, तो वरना कुछ ज्यादा ही बोल दूंगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ अभी परेशान। ठीक है। तो सोशली फिट होने का मतलब क्या है कि आप मिलजुल के ले लें लिपोडक्शन के एस्पेक्ट में। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? हाँ कि ना? यस सर। अब लिपो मैं बोल देता हूँ कि मान लेते हैं एक इंसान है एक्स, एक इंसान है एक्स, और वो लिपोडक्टिवली फिट है, वो लिपोडक्टिवली एक्टिव है, वो यानी लिपोडक्टिवली एक्टिव नहीं, लिपोडक्टिवली हेल्दी है। इसका मतलब क्या होता है? उसमें नॉर्मल फिजिकल फिटनेस रहेगी, उसका जो नॉर्मल काम है, जो बता देते हैं, जो बता देते हैं बता देते हैं, उसका जो लिपोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मली जैसे काम करना चाहिए वैसे काम कर रहा है। वो इमोशनली नॉर्मल है। हाँ कि ना? जब उसे मुझे पता है यार इस समय मुझे करना है, इसके साथ करना है, इंटरकोर्स उसी के साथ करूंगा। हाँ कि ना? यस सर। वो बिहेवियरली फिट है, वो सबके साथ रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में सही से वो कर रहा है, एस्पेक्ट में सबके सब सही से रह रहा है। वो सोशली फिट है, समाज में गंदगी नहीं फैला रहा है, उससे रिलेटेड। हाँ कि ना? तो तब जाके उसे बोला जाएगा कि वो लिपोडक्टिवली एक्टिव है, वो लिपोडक्टिवली एक्टिव है। हाँ कि ना? यस सर। अब इसके बाद क्या करती है एनसीईआरटी? कुछ डेटा देती है। इसके बाद एनसीईआरटी कुछ डेटा देती है, वो सीधा नोट से देखते हैं वो डेटा क्या है। ठीक है। तो पहले ये डेफिनेशन है, जिसे लिखना हो तो वो लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, पॉज करते। अब इसमें चलते हैं। लिपोडक्टिव हेल्थ, लिपोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अ लिपोडक्टिव हेल्थ यानी लिपोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग,
लिपोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब क्या होता है? टोटल वेलबींग। क्या? टोटल वेलबींग। हाँ कि ना, आपको पूरे तरीके से अच्छा होना है, सही होना है। इन ऑल एस्पेक्ट, इन ऑल एस्पेक्ट, ऐसा नहीं थी सिर्फ आप एक ही एस्पेक्ट में। इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लिपोडक्शन, लिपोडक्शन के सभी एस्पेक्ट में आपको सही से रहना है। जैसे फिजिकली आपको फिट होना है, इमोशनली आपको फिट होना है, बिहेवियरली आपको फिट होना है, और ऐसा सोशल बीन आपको फिट होना है। ऐसा सोशल बीन आपको फिट होना है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। एज अ सोशल बीन आपको फिट होना है। एज अ सोशल बीन आपको फिट होना है। 2 सेकेंड। एज अ सोशल बीन आपको फिट होना है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। समझ में आई इतनी बात? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। A society with people having physical and functional normal reproductive organ, जो फिजिकली नॉर्मल है और बता देते फंक्शनली फंक्शन नॉर्मल कर रहा है एज ए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियल इंटलेक्शन, एक दूसरे से नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियल इंटलेक्शन है अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट, सभी सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट में, is said to be reproductively healthy, is said to be reproductively healthy, उसे reproductively healthy बोला जाता है। उन्हें उस सोसाइटी तो reproductively healthy बोला जाता है। यस सर। ठीक है। अब यहाँ से आ सकता है, यहाँ से स्टेटमेंट बेस आ सकता है, इवन बोस में यहाँ से आ सकता है। अगर कोई बोस देगा तो टी वॉट इज बता देते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, तो ये लाइन लिखना जरूरी हो जाता है इस तरीके से। हाँ कि ना? यस सर। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी बस ये डेटा दे देती है, पर इन डेटा को कंपेयर करके हमें समझने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन आई थी। हाँ कि ना? यस सर। वहीं 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन आई। हाँ कि ना? यस सर। और वहीं 2011 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन आई। हाँ कि ना? यस सर। अब अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे 1000 साल, यहाँ पे कितने साल का गैप है? 1000 साल। 1000 साल में कितने का इंक्रीज आया? 4 बिलियन का इंक्रीज आया। तो एक साल में एवरेज में कितने का इंक्रीज आला होगा? एक साल में एवरेज में कितने का इंक्रीज आला होगा? 4/100। हाँ कि ना? अगर 400 में आया है तो अगर 4 बिलियन का इंक्रीज 100 सालों में आया है तो एक साल में कितने का इंक्रीज आया होगा? 4/100। 4/100 यानी 4 बिलियन अपॉन 100। 4 बिलियन अपॉन 100 मतलब 0.0 यानी 0.04 बिलियन। 0.04 बिलियन। हाँ कि ना? यस सर। इतने का इंक्रीज आया होगा। वहीं अगर इधर देखा जाए कि 2000 से 2011 के बीच में कितने साल का गैप है? 11 साल का गैप है। और कितने का इंक्रीज आया? यानी बता देते हैं आपके 12 बिलियन का इंक्रीज आया। मैं इसे 1 पॉइंट यानी 12 बिलियन का नहीं, 1.2 बिलियन का इंक्रीज आया। मैं इसे मान लेता हूँ 1.1 बिलियन का इंक्रीज आया। अब इधर निकालूंगा कि एक साल में कितना इंक्रीज आया। एक साल में कितना इंक्रीज आया तो 1.1 बिलियन अपॉन 100, यानी अपॉन 11, सॉरी 100 नहीं 11। तो क्या आएगा डेटा? 0.1 बिलियन। 0.1 बिलियन। तो ये बताओ 0.04 बड़ा होता है, 0.04 बड़ा होता है या 0.1 बड़ा होता है? हाँ कि ना? यस सर। 0.1 बड़ा होता है और बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? तो यहाँ पे बिलियन भी लगा हुआ है, यहाँ पे बिलियन भी लगा हुआ है। इसका मतलब 2000 से 2011 के बीच में ज्यादा इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू 100 साल में। हाँ कि ना? 100 साल का आपको टोटल डेटा ज्यादा दिख सकता है, पर अगर एक ईयर के एस्पेक्ट में देखूं तो किसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ है? इन 11 सालों में। इन 11 सालों में कौन से 11 साल? 2000 से 2011 के बीच में। हाँ कि ना? यस सर। ऐसा क्यों हुआ?
ये भी समझने की बात है, इसे भी आगे समझा जाएगा। दूसरी बात आगे देखा जाए तो इंडिया के लाइफ स्पैन में देखा जाते इंडिया के लाइफ स्पैन में देखा जाता है 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तब कितनी पॉपुलेशन थी हमारी? 350 मिलियन। 350 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी। कितनी पॉपुलेशन थी? 350 मिलियन। कितनी पॉपुलेशन थी? 350 मिलियन। अब अगर 2000 में देखा जाए तो कितनी पॉपुलेशन हुई? 1 बिलियन। 1 बिलियन। और 2011 में देखा जाए तो कितनी पॉपुलेशन हुई? 1.2 बिलियन। 1.2 बिलियन। तो अब इधर अगर मैं कंपेयर करूं तो ये 53 ईयर्स में कितने का इंक्रीज आया? 650 का इंक्रीज आया। वहीं अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 11 सालों में कितने का इंक्रीज आया? 2000 का इंक्रीज, यानी 200 का इंक्रीज आया। सॉरी, 2000 बोला था, 200 का इंक्रीज आया। तो अगर मैं इसका एवरेज डेटा निकालूं अगर 53 को अगर मैं 50 मान लूं, अगर मैं 53 को 50 मान लूं, तो यहाँ पे एक साल में कितने का इंक्रीज हुआ? यहाँ पे एक साल में करीब करीब आप मान लो 13 मिलियन इंक्रीज हुए। 13 मिलियन लोग इंक्रीज हुए एक साल में। और वहीं अगर यहाँ का डेटा निकाला जाए तो अगर इसे 10 मान लूं, अगर 11 सालों को 10 मान लूं, तो 200 बाय 10, तो 20 मिलियन का इंक्रीज आया एक साल में। 20 मिलियन का इंक्रीज आया एक साल में। मतलब 13 मिलियन इंक्रीज आ रहा था पहले 53 ईयर्स में, हर साल 13 मिलियन का इंक्रीज आ रहा था, पर इन 11 सालों में ही हर साल 20 मिलियन का इंक्रीज आ चुका है। तो इंक्रीज किसके बाद ज्यादा दिख रहा है? वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन में? आंसर है 2000 के बाद वाले सालों में। 2000 के बाद वाले सालों में हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज दिख रहा है। हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज दिख रहा है, हाँ कि ना? यस सर। तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2011 में जिस हिसाब से कैलकुलेट की गई थी, तो वो था 2%। वो था 2%। 2% होने का मतलब हर साल 100 लोगों में 2 लोग बढ़ जा रहे हैं। अगर इस साल 100 लोग हैं तो अगले साल ये हो जाएंगे 102। और ऐसा तो ये थी बता देते हैं ये 100 लोग हैं, लो में तो कितने लोग थे 2000 में? 1 बिलियन। तो उतने का इंक्रीज आ गया, हाँ कि ना? यस सर। या इसे बोल सकते हो 1000 लोगों में 20 लोग हर साल बढ़ जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या है? ये इंक्रीज आने के कारण क्या है? सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें जी टेस्ट पे, तो उसमें अगर देखा जाए तो मैंने क्या बताया था? एक पॉपुलेशन जो है उसमें इंक्रीज कैसे आता है? उसमें इंक्रीज आता है थ्रू इमिग्रेशन, कि कहीं और से उठ के लोग यहाँ आ जाएं। एक पॉपुलेशन में और किस तरीके से इंक्रीज आ सकता है? बाय बर्थ, हाँ कि ना? बाय बर्थ, यस सर। अब ये पॉपुलेशन में डिक्रीज कैसे आ सकता है? कि यहाँ से लोग निकल के किसी और एरिया में चल दें। ये पॉपुलेशन में डिक्रीज कैसे आ सकता है? कि यहाँ पे मृत्यु होने लग जाए, मोर्टेलिटी रेट, हाँ कि ना? बर्थ रेट से इंक्रीज हो रहा है तो मोर्टेलिटी रेट से ताते डिक्रीज होगा। अगर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगा मतलब जितने पैदा नहीं हो रहे उससे ज्यादा मर जा रहे हैं। बर्थ रेट ज्यादा होगा मतलब कि जितने मर नहीं रहे उससे ज्यादा पैदा हो जा रहे हैं, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे एक टर्म आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और एक आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मोर्टेलिटी रेट तो बस मैं एम ले दूंगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हाँ कि ना? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जब बच्चे को पैदा करते समय या प्रेग्नेंट औरत की मृत्यु हो जाए। एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जब 1 साल से छोटे बच्चे मरने लग जाएं, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर।
या इनमें मोर्टेलिटी रेट, हम लोग ये दो टर्म को भी डिस्कस करेंगे। यानी तो बता दिया, मतलब एक होता है कि मोर्टेलिटी रेट की पॉपुलेशन में बाकी लोगों की जो मृत्यु हो रही है, ठीक है। तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, इसका मतलब 1 साल से कम के बच्चे बहुत ज्यादा मर रहे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, इसका मतलब प्रेग्नेंट औरत या दादते है बच्चा जन्मने के दौरान मदर्स की मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है। और मोर्टेलिटी रेट दूसरे लोगों की ज्यादा है, तो फेमाइन, दलौत, ये सब के कारण बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। तो इसके कारण पहले लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा होती थी। अब इसमें कारण क्या है? इन मृत्यु के कारण से है कि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं होने की, हाँ कि ना? आपकी हेल्थ फैसिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं है अच्छी, हाँ कि ना? यस सर। या आपके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी, मदर का वाटर ब्लॉक हो गया है घर में, उसे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाए समय पे, तो बीच में मृत्यु हो गई, हाँ कि ना? या बच्चे का मेल न्यूट्रिशन हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। या लो अचानक से दौलत आया तो अब रिलीफ नहीं पहुंचा पाए, हाँ कि ना? यस सर। जैसे चाइना में अभी तो बोलते थे चाइना इतना ज्यादा हो गया, पर थोड़ी सी रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है, समझने की बात है वो, अभी उसमें नहीं जाते। अभी इसमें लेते हैं कि चाइना में इंडिया से ज्यादा और बहुत पन्ना दुनिया का सबसे खतरनाक यानी ताते थे दलौत भुखमरी कहाँ फैली थी? तो वो फैली थी आपके चाइना में, हाँ कि ना? ड्यूरिंग 1900, यानी 1900 से 2000 के बीच में इतनी बार दलौत आए, इतनी बार भुखमरी आई है और इतने लोग मरे हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या उससे पॉपुलेशन में इंक्रीज, क्या पॉपुलेशन जो आने वाली पॉपुलेशन में अगर एक्स लोग आने वाले थे और वाई लोग मर गए, तो एक्स माइनस वाई अब इंक्रीज कितने का आएगा? जेड का इंक्रीज आएगा। और ये जेड किससे कम लगेगा? एक्स से इंक्रीज लगेगा। तो जब हर साल है ना, हर बार है ना, जब वो बनाया गया, जब 1900 के दौरान जब यूएन का फॉर्मेशन हुआ, यानी 1900 से 2000 के बीच में जब यूएन का फॉर्मेशन हुआ, तो वहां पे कुछ रूल्स बनाए गए उस हिसाब से। जब भी पॉपुलेशन का इंक्रीज देखा जाएगा तो वो सेंचुरीज के हिसाब से देखा जाएगा। मतलब ये 2001 सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, 2100 एक सेंचुरी, सेंचुरी लगेगी, 22nd सेंचुरी। समझ में आया? तो इस हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है सर। तो इस हिसाब से देखा गया। तो जब 2000 के बाद देखा गया, तब तक लोग गवर्नमेंट क्या इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही थी? ये सब फैसिलिटीज इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, ये सब फैसिलिटीज इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, हाँ कि ना? यस सर। तो ये सब फैसिलिटीज जब इंक्रीज होंगी तो क्या मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीज आएगा? आंसर है यस। और मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीज आएगा, मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीज होने की रेट है वो अपने आप बढ़ जाएगी, हाँ कि ना? तो रीजंस फॉर रैपिड इंक्रीज, रीजन क्या है रैपिड इंक्रीज के पॉपुलेशन में? एक है दी इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ ऑफ पीपल, क्वालिटी लाइफ पीपल की इंक्रीज हो गई है। दूसरा है इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, लोगों को अच्छे से जीवन मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, हाँ कि ना? साफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, टॉयलेट उनके घर में है, उनके सिर पे छत है और दादते हैं, उनके पास खाने की चीज है, हाँ कि ना? यस सर, यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी। अब इन दो चीजों के कारण हुआ क्या? ये दो चीजें इंक्रीज तो कर दी, बल ये दो चीजों के कारण क्या चेंज आया जिससे इंक्रीज हुआ? तो इन दो फैक्टर के नाम से, एक तो डेथ रेट डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुई डेथ रेट में। और मैंने बताया कि डेथ रेट जो है वो पॉपुलेशन को घटाती है। तो अगर डेथ रेट में डिक्रीज आया, मतलब पॉपुलेशन में घटने का रेट डिक्रीज है, मतलब इंक्रीज होने का रेट ज्यादा आया। डिक्रीज हुआ आपके मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी डिक्रीज हुआ आपके मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, आती मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी क्या आया? डिक्रीज आया, डिक्रीज आया। दूसरा इंक्रीज हुआ लोगों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, यानी रिप्रोडक्टिव एज में। मतलब मान लो अभी एक्स लोग हैं, ये जन्मे वाई बच्चे, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर वाई बच्चे ज्यादा होंगे इन एक्स लोगों से, तो जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे
तब इनका भी कुछ बाद लिपिड्यूस करता हुआ रहेगा, तो एक्स प्लस वाई लिपिड्यूस करते ज्यादा ही बच्चे देंगे। तो लिपोदत्ते वेज में ज्यादा लोग थे, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। Rapid increase in population can lead to scarcity of even basic requirement like food, shelter and clothing। कि बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज होना पॉपुलेशन में, इसके कारण स्कैरसिटी हो सकती इवन बेसिक नीड्स की। एकदम आसान यानी एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो जीने के चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, इन बता देते हैं इन बेसिक रिक्वायरमेंट में भी स्कैरसिटी हो जाती है। इसका भी बेस्ट ऑफ द एग्जांपल कौन है? चाइना में है, हाँ कि ना? यस सर। दूसरा या इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो केस स्टडी मैंने पढ़ी थी ताजमहल के दौरान। यानी कि ताजमहल को बोला जाता है, कहते हैं सिंबल ऑफ लव, सो कॉल्ड। असली तो लाभ से तो है, ठीक है। अ, तो उसे बोला जाता है कि मुगल घटिया, उन लोग के पास कुछ नॉलेज ही नहीं थी, वापस आते कि उस समय अगर पढ़ोगे तो जब ताजमहल बनाया जा रहा था तो इतना ज्यादा पैसा लूटा गया था यहाँ के लोगों से, मुगल्स के द्वारा, और यहीं के आर्किटेक्चर यूज करके बनाए थे, वरना उन लोग कुछ और तो कहीं जहां से आए थे वहां पे ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो इतना पैसा लुटे थे कि उस समय का अगर आप पढ़ेंगे, असली जो हिस्टोरियन है, ना कि जो मुगल्स के दरबार में बैठने वाले हैं, अगर उनका पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कितनी भूखमरी फैली थी, कितनी वहां पे बाढ़ के कारण मृत्यु हुई थी, हाँ कि ना? सूखा पड़ने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो वहां पे जो था, तो वो भी आप समझ सकते हो स्कैरसिटी, इस पॉइंट को समझनी थी, स्कैरसिटी ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, ठीक है सर। अब आते हैं steps were taken by Indian government to address the population, to address the problem of population explosion। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब अचानक से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है, और एक समय के बाद अचानक से दिखता है यार कि ये बहुत ज्यादा हो गई है। तो उससे बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू स्टेप्स उठाते रही है, कंटिन्यू स्टेप्स उठाते, ठीक है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। वर्ल्ड की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। उसमें से एक कारण, कुछ कारण बोले कि हेल्थ फैसिलिटीज वाली, इससे मृत्यु होने की संख्या घटी, तो लोग ज़्यादा जिंदा रहने लगे, ज़्यादा जिंदा रहने लगे तो ज़्यादा बच्चे पैदा होने लगे। ये बात हमें समझ में आती है सर, समझ में आया? यस सर। तो इस कारणवश वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ी, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी। पर क्या अरे बच्चा वो था, मतलब कि डिजायरेबल था? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। समटाइम चाहते थे अपने सेक्सुअल डिजायर तो फुलफिल करने के लिए, जब कॉपुलेट करते हैं लोग, तब ड्यू टू सम चाहते थे हैं, जब कॉपुलेट करते हैं उसके कारण अनडिजायरेबल चाइल्ड भी हो जाते हैं, हाँ कि ना? समझ में आया? अपनी सेक्सुअल डिजायर तो फुलफिल करने के लिए जब लोग कॉपुलेट करते हैं तो उसके कारण अनडिजायरेबल चाहिए, मतलब उस समय बच्चे की जरूरत नहीं थी, तब भी वो बच्चे पैदा हो जाते हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है जिसके कारण वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ते रहती है। जिस तो वो गवर्नमेंट जो है पूरे देश भर की, हर जगह की पॉपुलेशन सडन इंक्रीज ना हो, तो उसके लिए बहुत से प्रोग्राम चलाते रहती है ताकि लोगों को समझाया जा सके, हाँ कि ना? यस सर। तो वैसे बहुत से प्रोग्राम इंडिया में भी नहीं दिखे, वो इंडिया में भी चलते हुए दिखते हैं आपको। आजकल तो बहुत ज्यादा वोकल हो गए हैं ये प्रोग्राम, पहले भी थे पर इतने ज्यादा वोकल नहीं थे, इतने ज्यादा खुल के बोलने वाले नहीं थे, ठीक है। और या थे भी तो उनकी रीच इतनी नहीं थी, तो थी सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, ये सब उस समय उतना, यानी न्यूज़पेपर मीडिया था पर सोशल मीडिया नहीं था, हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये पूरी दुनिया भर में हर एक कंट्री में लर्न किए जा रहे हैं, ताकि आप जो आप चाहते हैं, आप अपने जो वो हैं चाहते हैं पॉपुलेशन में जो कंट्रीब्यूट करें वो एक लिमिटेड ही करें, अनगिनत बच्चे ना पैदा अनगिनत क्या मतलब कि ज्यादा बच्चे पैदा ना करें, जिससे आने वाली पॉपुलेशन तो प्रॉब्लम हो। आने वाली पॉपुलेशन तो कैसे प्रॉब्लम होगी सर? ऐसे प्रॉब्लम होगी कि मान लेता हूँ पहले एक जगह में 10 लोग रह रहते थे और उन लोग तो इनफ खाना मिल रहा था। अब वो अचानक से 100 लोग हो गए तो क्या उन्हें इनफ खाना मिलेगा? नहीं, क्योंकि जो नेचर है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेस वाली चीज है, वो एक लिमिटेड
रिसोर्सेस वाली चीज है, हाँ कि ना। जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते भी हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते भी हैं कि नेचर में लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखता है, मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड रहती है तब जाके लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखता है। तो आने वाली पॉपुलेशन के लिए ये प्रॉब्लम होगी अगर उनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा रहेंगे। अगर उनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा रहेंगे तो रिसोर्सेज की कमी आपस में होगी। फिर उससे क्या होता है, सोसाइटी में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती हैं। और कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसे भी देखा जाता है जहाँ पे ऐसा विक्टिम प्ले करते लोग रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा विक्टिम प्ले करते बहुत ज़्यादा हथियार लेते हैं। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ऐसा भी देखा जाता है कि अपने आप को सुपीरियर बताते वो क्लेम कर लेते हैं बहुत सी रिसोर्सेज। तो ये सब प्रॉब्लम आती है, हाँ कि ना। तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम है जो उनसे झेली जाती है। तो ऐसे बहुत सी कंट्रियां लर्न करती है। तो इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाई थी। अब सर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है? ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है? फैमिली आपकी होती है, मतलब कि एक इंडिविजुअल की फैमिली, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसकी वाइफ और उसके बच्चे हुए, हाँ कि ना। तो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में उसकी वाइफ और उससे बात की को समझाया जाता है या समझाने की कोशिश की जाती है कि आप जो बच्चे कर रहे हैं वो 2 करें, 3 करें, आता 9-9 बच्चे ना करें। इसीलिए जब आप अपने नाना या नाना जी लोग से बात करोगे, दादा जी लोग से बात करोगे, तो आपको पता चलेगा उनके 7-8 भाई थे, 5-6 बहनें थी। तो वो सब जो है उस चीज से बचने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया। उस चीज से बचने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया, हाँ कि ना। तो इंडिया वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया था, जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया था। ये बात समझ में आई? यस सर, ये बात हमें समझ में आती है। यस सर। तो सर क्या यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग फ्रीली बैठे थे कि इतने ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। क्योंकि तो ये जो सेक्सुअल डिजायर की गेम है ये हर एक कंट्री, हर एक जगह की जो प्रॉब्लम है कि लोग फुलफिल करने से कॉपुलेट करते अपने सेक्सुअल डिजायर का, और उसके कारण अनवांटेड चाहिए बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। तो बाकी कंट्रीज में क्यों नहीं हुए? तो बाकी कंट्रीज में भी होते थे, पर कई जगह आप देखेंगे कि जहाँ पे कुछ कंट्रीज में जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है, वहाँ ड्यू टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। ड्यू टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ जगह क्या देते हैं, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, फैमिली में नहीं रखा जाता था, फैमिली में नहीं रखा जाता था, हाँ कि ना। इलेजिटिमेट चाइल्ड का सुना ही हो गया, हाँ कि ना। अगर कोई फॉरेन नॉवेल वॉवेल पढ़ते होगे तो इलेजिटिमेट चाइल्ड के बारे में सुने ही होगे, हाँ कि ना। यस सर। तो ये सब प्रॉब्लम वहां पे भी थे, पर इंडिया में इसे थोड़ा जल्दी एक्सप्लेस किया गया, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। तब बात करते हैं, अब बात करते हैं इसे डायलेक्टिक नोट से ही पढ़ते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो समझ में आई? ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है? जब आप एक कपल को एडवाइस करें कि आप अपने बच्चे जो हैं, आप अपनी सेक्सुअल डिजायर तो फुलफिल करते रहें, पर कुछ मेथड्स अपना के आप अपने बच्चे की अमाउंट को लिमिटेड रखें। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम refer to practices practices that help individuals to attain following adjectives, जिसके कारण फॉलोइंग एडजेक्टिव्स तो अटेन किया जा सके। पहला है अनवांटेड बर्थ, तो बचाने के लिए, ठीक है। दूसरा है टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, मतलब आप उन्हीं बच्चों तो पैदा करें या उसी समय बच्चों तो पैदा करें जब आपको बच्चा पैदा करने का जरूरत है, और आप अपनी सेक्सुअल डिजायर तो फुलफिल करते हुए अगर अनवांटेड चाइल्ड हो जा रहा है तो उससे बचें, उससे बचें। कैसे बचें? कुछ प्रैक्टिसेस है जिससे आपकी डिजायर्स भी फुलफिल हो जाएंगी और आप चाहते हैं अनवांटेड चाइल्ड से भी बच जाएंगे। टू लेट द इंटरवल बिटवीन दी टू प्रेगनेंसी, दो प्रेगनेंसी के बीच में, मतलब दो बच्चों के बीच में अच्छा खासा गैप दें ताकि आप उन्हें रिसोर्सेज सही से प्रोवाइड कर पाए। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ताकि एक डिटरमाइन कर पाए कि एक परिवार में कितने बच्चे होंगे, हाँ कि ना। यस सर। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। 1951 मतलब इंडिपेंडेंस से 5 साल बाद ही 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हाँ कि ना। यस सर। In 1977, it changed to Family Welfare Program.
बता देते हैं 1977 में इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बदल दिया गया, हाँ कि ना। और इसके अंदर एक टीम लाया गया जिसका नाम जो था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, ताकि हम इम्प्रूव कर पाए लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ पीपल, यानी चाहते थे लोगों की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा पाए, उनकी रिसोर्सेज की क्वालिटी को बढ़ा पाए, हाँ कि ना। लेटर दी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज मॉडिफाइड, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो जिसे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में बदल दिया गया, उस वो और भी वेरियस टॉपिक्स एस्पेक्ट्स को कवर करने लगा, और भी वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करने लगा, जैसे प्री एंड पोस्ट नेटर केयर ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। बता देते हैं प्री एंड पोस्ट नेटर केयर, मतलब जब एक महिला दादे ने बच्चा जन्म दे दी तो उसके बाद जो केयर की जाए, 6 महीने से 3 महीने तक, जिसका गलती हिंदी में कुछ बोला जाता है उसमें बेड रेस्ट दिया जाता है, आराम से ख्याल रखा जाता है। तो उसी तो उसके बारे में और वोकल होने के लिए कि आप पोस्ट नेटर केयर एक मदर को दें, प्री नेटर केयर मतलब बिफोर प्रेगनेंसी या 3rd मंथ के अराउंड से उन्हें अच्छा केयर देने लग जाए। इससे क्या होगा, मदर और चाइल्ड के हेल्थ में इश्यूज नहीं आएंगे, हाँ कि ना। इम्यूनाइजेशन मतलब आप उनकी इम्यूनिटी बता देते हैं बढ़ाएं कैसे, वैक्सीन के थ्रू, हाँ कि ना। इम्यूनाइजेशन ऑफ न्यू बॉर्न, तो दी डिजीजेज इतनी सारी हैं बाहर, तो ये न्यू बॉर्न को इंजेक्शन वैक्सीन लगाए जाते हैं, हाँ कि ना। अगर आपके पास आपका मेडिकल वो होगा फाइल, तो उसमें भी दिखेंगी आप तो बहुत सी वैक्सीन, 10 साल तक के बच्चे तो बहुत वैक्सीन लगती है। एंड टर्म्ड एज लिपोडक्शन एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, हाँ कि ना। चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जिसे बाद में टर्म कर दिया गया लिपोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसे बाद में नाम क्या दे दिया गया, लिपोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, हाँ कि ना। यस सर। 1970s के अलावा अलग अलग समय जैसे जैसे ये प्रोग्राम इनिशिएट होते गए, इनमें चेंजेस आते गए, तो कुछ स्लोगन्स भी दिए गए, दिए गए, हाँ कि ना। यस सर। वो ये स्लोगन्स क्यों, तो कि आप जो एक चीज है आपको फैलाना है सोसाइटी में, तो आप उसे एक वोकल, एक ऑडियो फॉर्म में दे दीजिए, तो वो बातचीत में फैली जाती है, हाँ कि ना, स्लोगन के फॉर्म में फैली जाती है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक करने थे, लोगों को इकट्ठा लाने के लिए क्या बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये जो है ये एक आपको उस समय कोई बोलता आपस में बात करते हुए, ये बहुत लंबे बड़े एरिया तक फैला, हाँ कि ना। तो इससे क्या हुआ, लोग जुड़ते गए स्वतंत्रता चाहते थे, स्वतंत्रता के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, हाँ कि ना। तो ये सब जो स्लोगन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सोसाइटी में, हाँ कि ना। यस सर। तो 1970s के अराउंड यहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में स्लोगन दिए गए, वो स्लोगन था 2 या 3 बस, या तो 2 से 3 बच्चे का लो बस, इसका ये मतलब है। 1980s के अराउंड जो स्लोगन दिए गए, हम दो हमारे दो, ये स्लोगन अभी भी बहुत ज्यादा चलता है, अभी भी ये बहुत ज्यादा चलता है। अभी भी ये स्लोगन बहुत ज्यादा क्यों चलता है, क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं वो इस समय अराउंड अडल्ट के या 3 स्टेज में आ गए थे, हाँ कि ना। इसीलिए ये अभी हम लोग सुन पाते हैं, हाँ कि ना। तो फिर उसी समय के अलावा 1980 के अलावा और भी स्लोगन दिए गए, जैसे बेटा या बेटी टू विल डू, मतलब बेटा हो या बेटी केवल दो ही केवल दो ही वो है चाहते हैं की है, हाँ कि ना। तो या तो बेटी हो या बेटा, ऐसा नहीं थी 2 बेटे ही चाहिए 2 बेटियां ही चाहिए, हाँ कि ना। तो बेटा हो बेटी सिर्फ 2 ही काफी है, हाँ कि ना। इसे काफी है तो मैं वो लिख दूं, बाकी है 2 ही काफी है, 2 ही काफी है, हाँ कि ना। समझ में आए? यस सर। इतनी बात समझ में आए, बेटा और समझ में आया, यस सर। अब आते हैं इस स्लोगन पे, और एक और स्लोगन दिया गया, सेकंड आफ्टर 3 इयर्स, दूसरा बेटा या अगला जो बच्चा है वो 3 साल बाद, ताकि ये गैप क्रिएट किया जा सके। अब ये जो स्लोगन है, नीट आजकल घुमा के पूछता है, तो ये बोल सकता है ये किस चीज को किस चीज को काउंट, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
कि आप लिमिट कर लें अपने बच्चों की नंबर को। पर ये किस चीज को बता देते हैं कि लिमिट कर रहा है, ये आपको बोल रहा है कि दो बच्चों के बीच में गैप लगे, दो बच्चों के बीच में जन्म के बीच में गैप लगे, ताकि आप उन्हें इनफ रिसोर्सेज, अच्छे से रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक कंडीशन। समझ में आया इतनी बात? यस सर। हाँ कि ना? अब आते हैं हम तो बता देते हैं, अब आते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, समझने की बात है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, समझने की बात है। हाँ कि ना? यस सर। मैंने अभी बोला कि लोग अपनी सेक्सुअल डिजायर तो फुलफिल करते हुए अनवांटेड चाइल्ड हो जाते हैं, कॉपुलेट करते हैं। तो अब उस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर क्या बोला गया कि आप अपने सेक्सुअल डिजायर तो फुलफिल कर रहे हैं, पर आप अनवांटेड चाइल्ड से बचिए। तो बचेंगी कैसे कि हमारा सेक्सुअल डिजायर भी फुलफिल हो जाए और क्या देते हैं, अनवांटेड चाइल्ड भी ना आए। तो उस चीज में काम आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उस चीज में कौन काम आते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उस चीज में कौन काम आते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हाँ कि ना? उस चीज में कौन काम आते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हाँ कि ना? ये सर, ये अनवांटेड चाइल्ड के बर्थ से बचाते हैं, ये अनवांटेड चाइल्ड के बर्थ से बचाते हैं। समझ में आई? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आती है, इतने भी बेवकूफ नहीं है, अगर हैं भी तो तब भी समझ में आ गई। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करूं, तो ये किस चीज में मदद कर लेगी? आपकी अनवांटेड चाइल्ड की बर्थ, अनवांटेड चाइल्ड या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने की मदद कर ले। मतलब अभी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप बच्चा करके अफोर्ड कर पाए उसकी देखभाल करना, पर आप ड्यू टू यानी अपनी सेक्सुअल डिजायर तो फुलफिल करते हुए आप प्रेग्नेंट हो गए, तो उसमें प्रॉब्लम है, तो उससे बचने के लिए, हाँ कि ना? यस सर, तो उसमें मदद करते हैं आपसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपना क्यों ले? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसलिए अपना रहे हैं ताकि अनवांटेड चाइल्ड या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके और हमारी सेक्सुअल डिजायर भी फुलफिल हो जाए। तो एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए? हाँ कि ना? एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए जो यूजर फ्रेंडली और यूजर के सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल लाइफ से छेड़छाड़ न करे, यूजर को परेशान न करे, उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम ना लाए। हाँ कि ना? समझ में आया? यस सर, तो ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। समझ में आई? यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा चीज इसमें क्या होनी चाहिए थी? इजीली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं थी मुझे दूसरे शहर, मुझे दूसरे देश से लाना पड़ रहा है, सब लोग अपनाएंगे ही नहीं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए हर जगह, ताकि लोग उसे अपना सकें। हाँ कि ना? यस सर, जिसे ताकि लोग उसे अपना सकें। तीसरा क्या चीज होनी चाहिए? तीसरा जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या अनवांटेड चाइल्ड से बचाने के लिए, अब अगर वो काम ही नहीं कर पा रहा तो वो किस नाम का कॉन्ट्रासेप्टिव? वो किस नाम का कॉन्ट्रासेप्टिव? तो ये क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाना चाहिए। हाँ कि ना? ये सर, समझ में आई? समझ में आई? दूसरा, रिवर्सिबल होना चाहिए। क्या? रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपना ली फिर जिंदगी भर बच्चा ही नहीं पैदा कर पाए। हाँ कि ना? अभी नहीं करना है, बाद में कभी करना हुआ तो। हाँ कि ना? इसीलिए रिवर्सिबल होना चाहिए। पांचवा क्या होना चाहिए? बता देते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, या तो बहुत कम हो या नहीं हो। हाँ कि ना? तो जी अगर कुछ साइड इफेक्ट से प्रॉब्लम ही आएगी आपके शरीर में, तो वो सब नहीं आने चाहिए। तो साइड इफेक्ट्स या तो कम हो या तो फिर नहीं हो। हाँ कि ना? समझ में आई? या तो कम हो या नहीं हो। समझ में आई? अब छठी इसमें क्या लेता है, स्टिक क्या लेनी चाहिए कि ये जो है ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस लेना चाहिए। मतलब कि क्या कहते हैं, इसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। किसके साथ? जो यूजर है, जो कपल है, उनकी सेक्सुअल लाइफ के साथ, उनके सेक्सुअल एक्ट में उनके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी डिजायर के अनुसार उन्हें उनका प्लेजर मिलना चाहिए। समझ में आया? यस सर, समझ में आया? यस सर। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, कुछ ऐसे मेथड हैं
जो आप बिना किसी और चीज के कर सकते हो। मतलब हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसी कंडीशन रहती है, हमारी लाइफ स्टाइल में ही कुछ ऐसी कंडीशन रहती है जिसे आप फॉलो करके बता देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हो, अनवांटेड चाइल्ड से बच सकते हो। और कुछ ऐसी रहती हैं जब आप साइंस के थ्रू बने डिवाइसेस इन सब का यूज करते, पेल्स मेडिसिन एडिसिन का यूज करते बच सकते हो, हाँ कि ना। तो एक होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है कन्वेंशनल मेथड। एक क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है आर्टिफिशियल या मॉडर्न मेथड, हाँ कि ना, हाँ कि ना। एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है ट्रेडिशनल, हाँ कि ना, या इसे बोल सकते हो नेचुरल मेथड, हाँ कि ना। यस सर। और एक कौन होता है, एक होता है आपका बता देते हैं मॉडर्न मेथड, एक आपका होता है मॉडर्न मेथड या आर्टिफिशियल मेथड बोल सकते हो, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आई। यस सर। अब ये मॉडर्न मेथड कैसे, ये मॉडर्न साइंस का यूज करते बनाए गए डिवाइसेस हैं, पिल्स हैं, उनका यूज करते। ट्रेडिशनल मेथड क्यों, इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो आप बिना किसी मॉडर्न साइंस का यूज किए बॉडी को साइंस से ही चलेगी, बॉडी तो बायोलॉजी है, ये साइंस का बात है, तो बॉडी में जो भी काम होना है वो तो साइंस से होगा। पर अब ये जो डिवाइसेज हैं जो मॉडर्न साइंस की मदद से बने, इनका ना यूज करते बॉडी के नेचुरल फंक्शन से ही कर ले, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब हम लोग पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड की। अब हम लोग पहले किसकी बात करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड की। हम लोग तो पहले किसकी बात करनी है, ट्रेडिशनल मेथड की, हाँ कि ना। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे, समझ में आई, समझ में आई। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग तीन वेज पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल मेथड में कितने तरीके पढ़ेंगे, तीन वेज पढ़ेंगे, हाँ कि ना। पहला क्या है, पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पहला क्या है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पहला क्या है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, हाँ कि ना, समझ में आया। पहला क्या है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब, पीरियोडिक मतलब एक दिए गए समय में रिपीट होने वाला, एब्स्टिनेंस मतलब एब्सेंट किसी चीज को ना करना, हाँ कि ना। तो क्या होता है जो ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसका नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वो अराउंड 28 डेज टू कितना डेज एक्सपेंड करती है, 30 डेज एवरेज में एक्सटेंड कर जाती है, हाँ कि ना। तो मान लेते हैं ये है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन, हाँ कि ना, जहाँ पे आपकी ब्लीडिंग चालू हुई, पांचवें दिन ब्लॉक खत्म हुई और फिर आपका ओली फेज, ये निता देते हैं लूटियल फेज, ये निता देते हैं वो फॉलिकुलर फेज आया, फिर ओव्यूलेशन आया, फिर प्रोलिफेरेटिव फेज आया, और ये आपका 28 डेज, हाँ कि ना, समझ में आया, हाँ कि ना। यस सर। तो जो ओवम जब रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है आपके 14th डे पे, ओवम आपका रिलीज होगा 14th डे पे, समझ में आई। यस सर, 14 डे पे आपका ओवम रिलीज होने वाला है। तो और ओवम वैलिड रहता है एक दिन तक, हाँ कि ना। उसके बाद अगर वो तो उसके बाद ओवम खराब हो जाता है, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। यस सर। अब मान लो कि मुझे ओवम को फर्टिलाइज होने से बचाना है, अगर प्रेगनेंसी बचानी है तो हाँ कि ना, ठीक है। तो क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि स्पर्म की वैलिडिटी 3 दिन तक रहती है, 14 डेज तो रिलीज हो रहा है, तो 14 डे से 3 दिन पहले एक दिन ज्यादा ताकि कोई हार्मोनल इम्बेलेंस हो, तो 10th डे और 15th के 3 दिन या 4 दिन बाद बोलते 20th डे, हाँ कि ना, समझ में आया। इसके बीच में मैं बोलूंगा कि आप कोइटस ना करें, इसके बीच में आप लिपोडक्स ता देते हैं कॉपुलेशन ना करें, इसके बीच में आप कोइटस ना करें, हाँ कि ना। सेक्सुअल एक्ट या इंटरकोर्स इसके बीच में ना करें, तो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट होगा नहीं, ओवम रिलीज होते खराब हो जाएगा, फर्टिलाइज होगा नहीं, हाँ कि ना। तो कोई फायदा कोई वो नहीं लगेगा, प्रॉब्लम नहीं लगेगी, हाँ कि ना। तो 10 से 20 डे ऑफ लिपोडक्टिव साइकिल के बीच में जब आप रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो लिपोडक्टिव स्टेज में स्पर्म रहेगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन का कोई केस ही नहीं रहेगा। तो आपका ताकते हैं किसी हार्मोनल इनबैलेंस के नाम से ओवम थोड़े दिन एक दिन से थोड़ा ज्यादा रह गया या 15 16 तो रिलीज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाँ कि ना, समझ में आई। तो वन से 20 डे के बीच में आप क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन
ना करें, हाँ कि ना। और इस समय जो है, इस समय अगर लिपोसक्शन करते हैं तो आप तो प्रेग्नेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस लेते हैं, हाँ कि ना। यस सर। तो इस पीरियड को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव साइकिल के फर्टाइल पीरियड। इससे क्या बोला जाता है? फर्टाइल पीरियड, हाँ कि ना। फर्टाइल पीरियड, समझ में आया? यस सर। इसे क्या बोला जाता है? फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। समझ में आई इतनी बात? यस सर, समझ में आती है। यस सर। फिर एक और चीज में आते हैं, दूसरा तरीका क्या है? ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि क्या कहते हैं, जब आप कोइटस कर रहे हैं, जब आप कोइटस कर रहे हैं तो आप इंसेमिनेट, जब आप कोइटस कर रहे हैं, जब आप इजैकुलेट कर रहे हैं कोइटस के दौरान, तब इजैकुलेट फीमेल वेजाइना में ना करते, वो जस्ट बिफोर इजैकुलेशन आप पुल आउट कर ले और उस बॉडी में कहीं और यानी बाहर इजैकुलेट कर दे, हाँ कि ना। यस सर। मतलब कोइटस में होता क्या है इंटरकोर्स में, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड लेता है और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस एंटर कर जाता है, हाँ कि ना। समझ में आया? यस सर। और ड्यूरिंग कोइटस ये क्या देते हैं, फिर ये स्पर्म को यहाँ पे इजैकुलेट कर देते हैं। फिर जो स्पर्म है वो वेजाइना से होते हुए यूट्रस में एंटर करते हैं और फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और फेलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला वाली रीजन में वो कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं ओवम। तो क्या अगर मैं जस्ट बिफोर इजैकुलेशन चाहते थे सेक्सुअल प्लेजर से ही तो सिग्नल जाता है और इजैकुलेशन होता है, तो चाहते हैं जो सेक्सुअल प्लेजर तो एंजॉय करते, अगर मैं बोलूँ कि आप जस्ट बिफोर इजैकुलेशन पुल आउट कर ले और जो स्पर्म है, जो स्पर्म है उसे बाहर इजैकुलेट कर दे, हाँ कि ना। बाहर कहीं और इजैकुलेट कर दें, तो क्या यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या देते हैं, वो लगेगा, स्पर्म लगेगा? तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? आंसर है नहीं। इससे मैं फर्टाइल पीरियड के दौरान भी आपको बोल सकता हूँ कि आप कोइटस इंटरकोर्स कर सकते हैं, हाँ कि ना। इस तकनीक को बोलते हैं, इस तकनीक को बोलते हैं कोइटस इंटररप्टस। इस तकनीक को बोलते हैं कोइटस इंटररप्टस, क्योंकि कोइटस में इजैकुलेट इंसेमिनेट किया जाता है, हाँ कि ना। इजैकुलेट करते फीमेल रिप्रोडक्टिव को इंसेमिनेट किया जाता है। पर यहाँ पे आप उसे इंटरप्ट कर दे रहे हैं, उसे क्या कर दे रहे हैं? इंटरप्ट कर दे रहे हैं, हाँ कि ना। उसे क्या कर दे रहे हैं? इंटरप्ट कर दे रहे हैं और उसे बाहर इजैकुलेट कर रहे हैं। इस तकनीक को बोला जाता है कोइटस इंटररप्शन। क्या मैंने इसमें कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज किया? बिल्कुल भी नहीं, हाँ कि ना। मैंने इसमें नॉर्मल जो बॉडी के फंक्शंस हैं उन्हीं में बस अंदर नहीं इजैकुलेट करके बाहर निकाल लिया। दूसरा, मैंने एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक केस पढ़ाया था, लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या चीज? लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या पढ़ाया था मैंने? लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल अमनोरिया, हाँ कि ना। इसमें क्या होता है, समझने की बात है। इसमें क्या होता है आप तो समझने की बात है, मैंने तो वहां पे भी बताया था, पर यहाँ पे भी फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे भी फिर से बता देता हूँ। ठीक है सर, फिर से बता देता हूँ। क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो मदर जो है उसे अपने ब्लेस से फीड करती है, हाँ कि ना। ये सर, ये ब्लेस मान लो अभी के लिए ऐसा डायग्राम, ठीक है। तो जो फीड करता है तो बच्चा जब इस पे सक करता है तो प्रोलैक्टिनॉल बनने का रिफ्लेक्स जाता है, प्रोलैक्टिन बनता रहता है और मिल्क प्रोड्यूस होता रहता है। तो प्रोलैक्टिन की जब मात्रा बॉडी में ज्यादा रहती है, जब लैक्टेशन हो रहा रहता है बहुत ज्यादा, प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, तो वो गोनेडोट्रोपिन की मात्रा को तो सप्रेस कर देता है। गोनेडोट्रोपिन की मात्रा यानी गोनेडोट्रोपिन बनने नहीं देता, उसे इनहिबिट करने लग जाता है। किसे? गोनेडोट्रोपिन को। गोनेडोट्रोपिन अगर रिलीज नहीं होंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से चालू नहीं होगी, वो फीमेल उस समय रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, उसमें उस समय ओवम रिलीज नहीं होगा, हाँ कि ना। तो ये कब तक होता है? ये बर्थ देने के 6 महीने अलाउंड तक एवरेज में ये कंडीशन होती है। तो इस समय आप रिप्रोड्यूस अच्छे से कर सकते हैं, हाँ कि ना। अपने सेक्सुअल डिजायर तो अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है, हाँ कि ना। समझ में आया? पर ये जो तीनों कंडीशन है आपकी, आपकी ये जो तीनों कंडीशन है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटररप्टस, ये लैक्टेशनल एमोनियोलिया, इनकी जो फेलियर लेट है वो हो सकती है क्योंकि ये बेसिकली बॉडी पे डिपेंड कर ले, और बॉडी पे हार्मोनल चेंजेस, कुछ भी चेंजेस होने नाम से चीजें अदर यानी
आगे पीछे हो सकती हैं। क्या पता जो ओवम है वो यहाँ पे 9th डे पे ही रिलीज हो जाए या 25th डे में रिलीज हो, या कोइटस इंटरप्टस के दौरान जब अपने बाहर तार देते हैं तार देते हैं इजैकुलेट किया तो आपने लेबिया मेजोरा के यानी तार देते हैं मॉन्स प्यूबिस के ऊपर ही इजैकुलेट कर दिया और फिर वहां से वो धीरे से स्लाइड होते, क्या पता वेजाइना पोलिफिस से अंदर चल दिया तो एक दो स्पर्म तो ये हो सकता है, या आप सही टाइम पे पुल आउट नहीं कर पाए, हाँ कि ना। ये सर लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या पता प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिन तो इनहिबिट ना कर पाया हो, किसी में 1 महीने बाद ही गोनाडोट्रोपिन फिर से रिलीज होने चालू हो गए, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से रिलीज मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से चालू हो गई हो, पर आप तो लगा हो यार 6 महीने तक चलता है तो कर सकते हैं। तो इनकी फेलियर रेट जो है इनकी जो फेलियर रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, वो क्या है बहुत ज्यादा हाई है, हाँ कि ना। तो इनमें उतना ज्यादा तलस नहीं किया जा सकता, हाँ कि ना। समझ में आया। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो एक इंडिविजुअल अपनाते हैं। मेडिकली जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आर्टिफिशियल मेथड तो जाने तो बोलेंगे, तो वो भी आपके सेक्सुअल डिजायर सेक्सुअल प्लेजर से इंटरप्ट नहीं करते और आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं, हाँ कि ना। यस सर। तो नोट से पढ़ लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच प्रिवेंट अनवांटेड बर्थ या अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो अनवांटेड बर्थ या अनवांटेड प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट करता है। आइदर कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो या तो वो होना चाहिए यूजर फ्रेंडली, या तो नहीं वो होना ही चाहिए यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, with no or less side effect, yeah it should and it also should in no way interference with sexual drive, desire or sexual act of the user, हाँ कि ना। यस सर। अब कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड या नेचुरल मेथड, और एक होता है आर्टिफिशियल या साथ है आपका मॉडर्न डे मेथड। नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड जो है ये आपकी बॉडी के फंक्शंस के ऊपर ही विलाय करता है, ये आपकी बॉडी के ऊपर ही विलाय करता है। तो पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इंटरकोर्स और कोइटस इज अवॉइडेड बिटवीन 10 to 20 डे और मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम लोग बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, when there are maximum chances of ovulation and fertilization। तो वो जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 10 से 20 डे के बीच में कोइटस को बता देते हैं अवॉइड किया जाता है, ताकि अब बता देते हैं फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेशन के चांसेस यहाँ ज्यादा होने के नाम से अगर आप इस समय कोइटस कर दे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी या चाइल्ड हो सकता है, तो उस समय अवॉइड करें। बाकी 1 से 10 से 28 या 30 डे तक आपको जो करना है करें। समझ में आया। यस सर। पीरियड बिटवीन टू फर्टाइल पीरियड इज कॉल्ड सेफ पीरियड, हाँ कि ना। बिटवीन टू पीरियड बिटवीन टू फर्टाइल पीरियड तो बोला जाता है सेफ पीरियड, हाँ कि ना। यस सर। अब अगर विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस की बात करें तो इस समय मेल विड्रॉ कर लेती है उसके पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन फ्रॉम वजाइना, thus avoiding insemination। और इंसेमिनेशन होता तो फीमेल रिप्रोडक्टिव तलय में स्पर्म अवेलेबल हो जाता, अगर इंसेमिनेशन होता तो। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो वहाँ पे स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं। एक होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, एक होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोटेक्शन इनहिबिट गोनाडोट्रोपिन एंड thus there is no ovulation and no menstrual cycle। जब अब ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोलैक्टिन में माता फीमेल्स में बने रहती है जो इनहिबिट कर देती है गोनाडोट्रोपिन को, जिससे ओव्यूलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। for about nearly 6 months after birth the of baby called period of lactational amenorrhea, इसी तो बोला जाता है period of lactational amenorrhea। अब all the above three methods have a high period rate and are unreliable, so are not medically advised, इसे डॉक्टर एडवाइस नहीं करते, हाँ कि ना। समझ में आया। ठीक है। तो आज के लिए बस यही, फिर लोग आर्टिफिशियल मेथड अगले में कर लेंगे। ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड में अच्छा खासा वो पूरा एक ले ही जाएगा, इसे 5 से 6 में करेंगे, आराम से होगा, अच्छे से होगा एकदम डीप में जाके। ठीक है। तो जय राम जी की।